सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 16 नवंबर और सुबह की पहली जो शिफ्ट है उसके जीएस के क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने हूँ। आपने देखा होगा, जो इसने पिछली मेरी वीडियो देखी है, कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वही एग्जाम में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही टॉपिक वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन आए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया है कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये करंट अफेयर का सवाल था। देखिए, संविधान का 106वां जो संशोधन है उसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी कि अब कुछ सीटें ऐसी रिजर्व होंगी जिसपे सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ सकती है। भाई सारी हर पार्टी को महिला को टिकट देनी पड़ेगी, तो 33% सीटों को उनको आरक्षित किया गया है। लेकिन ये आरक्षण तब लागू हुआ जब परिसीमन हो जाएगा और आगे जो सीटें बढ़ेगी उस हिसाब से होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्होंने बताया है। तो अब की बार सवाल यह आया था कि भाई ये संविधान कैसे संशोधन है, फिर आगे आ जाएगा कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया, 50, 45, 33% रिजर्वेशन दिया है। और इसका एक नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किसे कहते हैं? 106वें संविधान संशोधन को। अगला सवाल है, शकरकंद क्या होता है? भाई देखो, जड़, तना, छाल, पौधा क्या होता है? तो ये होता है जड़। शकरकंद क्या होता है? एक जड़ होता है। जैसे टमाटर क्या होता है? टमाटर सब्जी होता है? नहीं, टमाटर क्या होता है? एक फल होता है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल होता है। तो उसी तरह शकरकंद क्या होता है? शकरकंद एक जड़ है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? देखिए, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982। कब स्थापना की गई थी नाबार्ड की? 1982 में 12 जुलाई को। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना है ना, कब की गई थी? 1982 में। ये है राष्ट्रीय कृषि बैंक, है ना, कृषि एवं सहकारी बैंक बोलते हैं इसको, नाबार्ड। अच्छा, नाबार्ड है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है ना, किसान। अच्छा, नाबार्ड का कार्य क्या है? ये है बैंकों को वित्त या जो धन है वो देता है ये। यानी कि ये क्या है? ग्रामीण भारत के जो हमारे किसान हैं उनको सरकारी बैंकों से ऋण मिलता है, लेकिन उस बैंक को ये पैसा कौन देता है? तो नाबार्ड का काम है सहकारी ग्रामीण बैंकों को पैसा देना। वो उस पैसे को किसानों को ऋण दे देते हैं। ठीक है, 1982 में शिवरामन समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, और ये किसके अंडर आता है? ये अंदर आता है जी वित्त मंत्रालय के ये अंदर आता है, आरबीआई के अंदर नहीं आता। तो 12 जुलाई अब की बार देखो, इसकी पूछ ली कब स्थापित हुआ था। आगे पूछ लेगा किस मंत्रालय के अंदर आता है? वित्त मंत्रालय। फिर पूछ लेगा किस समिति ने? शिवरामन समिति ने। मुख्यालय का है मुंबई में। काम क्या है? किसानों को जो बैंक ऋण देता है उनको ये ऋण देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल? देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्यों में कौन कौन आ गए? सभी सदस्य मतलब मनोनीत भी व निर्वाचित भी। राष्ट्रपति जिन 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति को वोट नहीं डाल सकते। भाई उन्होंने मनोनीत किया तो उन्हीं को देंगे। तो लेकिन मनोनीत सदस्य किसको वोट डाल सकते हैं? उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। सिर्फ लोकसभा और दोनों सदनों के। जो विधानसभा के सदस्य है ना, एमएलए, वो राष्ट्रपति को तो वोट कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति जी हमारे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसमें मनोनीत भी शामिल हैं और निर्वाचित भी शामिल हैं। कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं? देखिए, बहुत सारे निकाय हैं जो संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन में था नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसका नाम पहले योजना आयोग था, फिर बाद में अब नीति आयोग हो गया है। ये 1950 में बनाया गया था। ठीक है, योजना आयोग
1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जिसका काम है योजनाओं का जगह। लेकिन ये है ना, संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। संवैधानिक पर वैसे काम बना चलाने के लिए चलो ठीक है, चल रहा है काम उसके लिए। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जो संविधान में हमारे जो संविधान में शामिल जो निकाय है ना, उनको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है भाई? देखो, हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी? चेतन भगत ने। किसने लिखी? चेतन भगत में फिल्म भी आई है ना। तो स्टीफन कॉलेज की लड़की है, आगे हिंदू का लड़का, ऐसा कुछ चेतन भगत की किताब है। चेतन भगत ने और कौन कौन सी किताबें लिखी थी? देखिए, जो हमारे चेतन भगत हैं उन्होंने बहुत सारे किताब लिखे, जैसे कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है। मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई उपन्यास पढ़ा था तो ये पढ़ा था भाई, 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। अच्छा, सही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। फिर है 5 पॉइंट समवन, है ना। कहानियां तो बहुत पढ़ता हूं मैं, लेकिन किताब मैंने जब मैं अपने उसमें था, एमए में पढ़ता था, मैंने सोचा भाई सिलेबस के को अलग पढ़े, तो मैंने पढ़ ली थी 5 पॉइंट समवन, है ना। घर से डेली बस में आता जाता था तो रास्ते में पढ़ ली थी। फिर 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स की इनकी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। ये है भाई, चेतन भगत ने लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड। फिर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, फिल्म भी बनी है काई पोचे। 3 पॉइंट्स ऑफ समवन, फिर 2 स्टेट, ये भी नहीं कहते, ठीक है। फिर दूसरा है राज्य की परिभाषा। देखिए, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यदि 3 अनुच्छेद है जिसमें राज्य की परिभाषा, एक तो 12 है ना, 12 के अलावा एक 36 और 152, जो भी ऑप्शन में हो सकता है। जैसे 12 ऑप्शन में था तो 12 ठीक है, 12, 36 और 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। अच्छा, राज्य में शामिल कौन कौन है? राज्य में एक तो जैसे गवर्नमेंट होगी, ऊपर से जो सरकार से रिलेट करता है, डाकखाना है, क्या वो सरकारी निकाय है? राज्य में माना जाए, बिल्कुल माना जाएगा। सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, वो सब राज्य में माने जाएंगे। सरकार जिसको पैसा दे रही है वो भी राज्य में माना जाएगा। किसी को पैसा दे रहे हो, सरकारी खर्च से चल रहा है, तो वो भी राज्य की परिभाषा में माना जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रधान। देखिए, मैं इतने दिन से मैं बेटी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक, मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूं, काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था, है ना। किसने को नियुक्त किया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता क्या था? एक यात्री। कहां से आया था? मोरक्को से आया था, है ना। मोरक्को कहां है? मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में, पश्चिम में, समुद्र तट के किनारे, अटलांटिक महासागर। तो ये कहां आया था? ये आया था जी दिल्ली घूमने, तो इसको काजी बना दिया। और फिर है ना, इसने इसको जेल में भी डाल दिया, नाराज हो गया ये इससे, और बाद में इसको चीन दूत बनाकर भेज दिया भाई, चीन में दूत बनाकर इसको भेज दिया। फिर ये वापस अपने घर चला गया। घर जाने के बाद इसने किताब लिखी रिहला, यात्रा वृत्तांत। रिहला का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में। तो ये इब्न बतूता की कहानी है ना। गुलजार साहब ने लिखता है इब्न बतूता पहन के जूता चुरमुर चुरमुर करे, ऐसा कुछ है। नोंगक्रेम, देखो कल ही मैंने ये पढ़ाया था। नोंगक्रेम कहाँ का है? ये मेघालय का है। मेघालय की खासी जो जाति है उसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है जी। कौन सा? मेघालय में खासी जनजाति द्वारा त्योहार मनाया जाता है। कल की वीडियो में मैंने ये बताया था। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ये है ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित है कि भाई ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना है। ये है क्या? ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है भाई, नीति निर्देशक तत्व है ये, ठीक है, ठीक है। और ये एक गांधीवादी दर्शन है भाई, गांधीवादी। गांधी जी चाहते थे लोकतंत्र को है ना बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो पंचायतों को मजबूत किया जाए। क्या हमने किया? बिल्कुल। 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें ये लाया गया था, हमने पंचायतों को मजबूत बनाना है कि हर साल चुनाव होंगे, सॉरी 5 साल में चुनाव होंगे, ये उम्र होगी, ये होगी, सब पैसा मिलेगा उनको। तो ये सारा सिस्टम आर्टिकल 40। तक्षण का अर्थ है, देखो तक्षण है ये एक वैदिक काल का शब्द है भाई तक्षण। इसका अर्थ है लकड़ी को छीलना, लकड़ी को छीलना। जैसे कोई बढ़ई कोई छीले, है ना, तो लकड़ी का कार्य को बोलते थे तीक्ष्ण,
तक्षण, सॉरी तक्षण, तो वैदिक है लकड़ी को छीलना, ये वैदिक काल का एक शब्द है, ठीक है ना, ये कौन सा वैदिक काल का एक शब्द है। भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की, ये है जी रविशंकर, है ना, रविशंकर जी ने ऑर्केस्ट्रा की स्थापना हमारे की थी। ऑर्केस्ट्रा नहीं होता गाना बजाना, वेस्टर्न थोड़ा होता है ऑर्केस्ट्रा। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये तो कई बार कर चुका है हम प्रश्न, जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। अच्छा 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस समय उसके अध्यक्ष थे, जहां पर पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। पहले कांग्रेस थी कब कहती थी भाई हमें थोड़ी बहुत रियायत दे दो, थोड़े हमारे रोड सड़कें बना दो, बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल खुलवा दो, कॉलेज खुलवा दो। लेकिन 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, है ना, लाहौर में, रावी नदी के किनारे लाहौर शहर है भाई, वहां कहा गया तो पूर्ण आजादी चाहिए हमें, और हमें इससे ना नीचे चाहिए ना ज्यादा, कुछ नहीं, मुझे आजादी दे दो तुम। सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत कहता है कि भारत में एसटी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एसटी मिलते हैं। तो मैं बताऊं आपको, एक राज्य है जिसमें लगभग 95% वहां की जनसंख्या शेड्यूल कास्ट है। कौन सा राज्य है जी, वो है अपना मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम। अच्छा अगर यूटी पूछ ले केंद्र शासित में कौन सा राज्य है, वो तो है लक्षद्वीप। अच्छा वैसे जनसंख्या ज्यादा कहां है एसटी की, है ना, वो है अपना एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, एमपी मध्य प्रदेश। एसटी की बात कर रही है, कितने प्रतिशत हमारे देश में एसटी लोग हैं, 8.6% पॉपुलेशन हमारी शेड्यूल कास्ट है भाई, ठीक है ना। लक्षद्वीप हो गया, एमपी और मिजोरम, यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा, पहली बात तो बताओ एसटी कितने लोग हैं, 8.6। किस राज्य में सबसे ज्यादा एसटी है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये कह रहा है कि संख्या तो मध्य प्रदेश में है, आप प्रतिशत बताओ हमें। प्रतिशत का मतलब है कि 100 लोग रहते तो 95 लोग एसटी हैं। कौन सा राज्य हो, मिजोरम। और लक्षद्वीप में भी लगभग 95% लोग एसटी हैं, ठीक है। और जनसंख्या एमपी में होगी 8.6, ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था, वो दिया था दी RH, एक मिनट क्या लिख, इंग्लिश में लिख देता, पता नहीं, वो दिया था RH व्हिटकर ने, RH व्हिटकर ने कब दिया था जी, ये 1969 में। एक तो है ना व्हाट्सएप जब से चलाने लगे हैं कुछ भाषा सब खराब होती जा रही है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में नहीं आता, देखो एक शब्द इंग्लिश में लिख लिया एक हिंदी में लिख लिया, ठीक है। ये वैसे ठीक नहीं है, हमें हिंदी है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश है इंग्लिश में नहीं, दादू इंग्लिश शब्द एक आजकल चलता है जिसमें आता है उसमें आप लिख सकते हो। तो RH विटलर ने, सॉरी हिटलर कह रहा हूं, विटकर ने ये शब्द यूज कर 5 जगत वर्गीकरण किया था। तो 5 जगत कौन कौन से हैं वो देखो, एक है मोनेरा, क्या है मोनेरा, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है फंजाई, मतलब 5 तरह के जगत में बटी हुई दुनिया, ये बोला फंजाई। फिर एक होता है प्लांटी, ये क्या होता है प्लांटी, और आखिरी कौन सा बोला, एनिमेलिया। ये हम 5 जगत वर्गीकरण 1969 में बांटा था RH व्हिटकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेली। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी स्थापना किसने की, ये जी मृणाली, मृणाली साराभाई इसकी सह संस्थापक थी। और इन्होंने अपने हस्बैंड, अपने पति विक्रम साराभाई के साथ मिलकर, विक्रम साराभाई के साथ मिलकर ये अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना की थी 1949 में, ठीक है। मृणाली साराभाई, विक्रम साराभाई 1949 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहां है, दिल्ली में है यार, सब घूमने जाते हैं। देखो मैंने कल बताया था, बाबर को कहां दफनाया गया, काबुल में। पहले तो यही दफनाया था लेकिन वो बोला भाई मेरे को काबुल में दफनाना, यहां से निकाल के वहां दफना दिया। अच्छा फिर आ गया अपने हुमायूं,
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है ना, घूमने जाओ तो घुमाना। हुमायूं के बाद राजा कौन बना था? बादशाह अकबर। अकबर का है सिकंदरा में, आगरा के पास। फिर है चौथे नंबर पर अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, है ना। इसको दमा हो गया था, ये कश्मीर चला गया घूमने, तो कश्मीर से फिर वो लौट रहा था ना लाहौर में, तो इसकी रास्ते में डेथ होगी, तो लाहौर इसको दफना दिया। लाहौर के बाद कौन बादशाह, सॉरी जागीर के बाद बादशाह कौन बना? शाहजहां। शाहजहां अफीम का मरीज था, अफीम की ओवरडोज से इसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, शाहजहां की डेथ हुई थी सॉरी आगरा में लाल किले, कौन सा किला अपना? ताजमहल। ताजमहल में इसकी कब्र है अपनी इसकी बीवी के साथ। फिर औरंगजेब नालायक, है ना, तो औरंगजेब है दौलताबाद में। तो ये सारे हैं भाई। अच्छा, वो अंतिम बहादुर शाह जफर रह गए हमारे खास, बहुत ही समझदार आदमी। जफर नाम से कविताएं लिखता था ये, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर, पोइट था। ये रंगून में दफनाया गया है भाई इसको, है ना, बहादुर शाह जफर। बहुत ही बेचारा बूढ़ा आदमी था। 57 की क्रांति में बोले जी आप हमारा नेतृत्व करो। इसकी बीवी जीनत महल ने इसकी ही गद्दारी कर दी, अंग्रेजों को सारी बातें बता दी और इनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया, तो दिल्ली इसके अंदर। मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये जी सारंगी बताते हैं, सारंगी वादक, है ना, सारंगी वादक है मुराद अली। मुराद अली सारंगी बजाते। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक कहां था ये इनका? ये था वायकोम, केरल में, ठीक है। वायकोम केरल में इनका वो था आंदोलन करने का स्थान। इन्होंने एक नारा दिया था कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था, है ना। एक जाति एक धर्म, सबका मतलब समानतावादी विचारधारा में ये विश्वास रखते थे। वायकोम केरल में इनका काम करते थे, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं? 250। 250 250 में से कितने डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं? 233। और 12 का क्या हिसाब किताब है? देखो, ये तो है निर्वाचित सदस्य और ये है मनोनीत। कौन मनोनीत करता है? मनोनीत बोले तो राष्ट्रपति करता है। क्या किसी को भी बना सकता है? नहीं। कला, विज्ञान, खेल, मतलब अपनी फील्ड का कोई माहिर आदमी हो, राष्ट्रपति की नजर में, तुम्हारी नजर में नहीं, राष्ट्रपति की नजर में कला विज्ञान खेल कूद में माहिर आदमी होना चाहिए, कुछ देश के लिए कुछ करा हो, तो उसको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और ये 233 का होता है इलेक्शन, चुनाव के द्वारा राज्यसभा में पहुंचते हैं, ठीक है। 3000 मीटर, 3000 मीटर स्टीपल में कितने जंप होते हैं? ये पूछ रहा, 3000 मीटर की रेस हो कितने जंप होते हैं? कि देखिए इसमें क्या होता है, जंप मतलब जो कूदता है, सामान्य जंप कितने हैं? सामान्य बाधा, जंप में बाधा पूछा था, तो सामान्य बाधा है 28। फिर जल बाधा आती है जी, रास्ते में पानी आता है उसके ऊपर से कूदना होता है, वो है 7, तो टोटल 35 होगी जी, है ना। 28 सामान्य बाधा आती है, दौड़ते 7 जल बाधा आती है, ठीक है। और वो जो बाधा होता है ना, उसके ऊपर से ऐसे जंप करके कूदना होता है। 36 इंच हाइट होती है उसकी। कितनी? 36 फॉर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 30 इंच महिला के लिए। यानी कि सामान्य बाधा 28, साजल बाधा पुरुष 36 इंच के ऊपर से कूदेगा और महिलाएं 30 इंच के ऊपर से कूदेंगी। फुगड़ी नृत्य, फुगड़ी नृत्य किस राज्य का है जी? फुगड़ी नृत्य है, ये है गोवा का। ये गोवा और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई फुगड़ी नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है? तो ये जी गणेश भगवान गणेश जो चतुर्थी मनाई जाती है उस अवसर पर किया जाता है ना। गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी के त्योहार के ऊपर ये किया जाता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां है? ये है जी राउरकेला में। राउरकेला कहां है? उड़ीसा में। क्या खासियत है इस स्टेडियम की? ये दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा। मध्य मंडल की ऊंचाई बताओ। देखो पृथ्वी पे कितने मंडल हैं? कई मंडल है। देखो सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। तो मंडल 18, 0 से 18। फिर समताप मंडल,
है ना, फिर मध्यमंडल, मध्यमंडल, अच्छा फिर आयन मंडल, और ये है बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये होता है जी आपका 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई होती है मध्यमंडल की। मध्यमंडल की खासियत क्या है, जो उल्कापिंड आते हैं ना मध्यमंडल में जल जाते हैं। अच्छा देखो, इसमें आते तूफान, तूफान मनुष्य रहता है, बादल वादल सब इसमें आते हैं। इसमें तापमान समान होता है, ऊपरी भाग में ओजोन गैस पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन गैस मिलती है। मध्यमंडल में 50 से 80 ऊंचाई। आयन मंडल में रेडियो तरंगे मिलती है, रेडियो तरंगे वापिस किस मंडल से आते हैं, आयन मंडल से। और ये बाह्य मंडल है जहां अंतरिक्ष विलीन हो जाता है, ये बाह्य मंडल। 1991 की आर्थिक नीति में ये कहता है कि कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि उनकी आर्थिक नीति में क्या शामिल नहीं था, तो देखो हरित क्रांति ऑप्शन सही है। हरित क्रांति हम 1991 में थोड़ी ना लेके आए थे यार, हरित क्रांति 1966 में शुरू की गई थी, 66-67 में करीब शुरू की गई थी भारत में, है ना, जब मैक्सिको से स्वामीनाथन जी बीज लेके आए थे, है ना, मैक्सिको से बीज लेके आए थे कौन, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के पिता, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 की लड़ाई जंग, उसके बाद हमारे देश में अमेरिका ने क्या करा, गेहूं का कंटेनर रोक लिया, है ना, तो हमने कहा अच्छा हम हरित क्रांति लेके आते हैं, तो हरित क्रांति स्वामी एम एस नाथ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता कौन सी उपाधि दी गई थी, प्रधान काजी दिल्ली का बनाया गया था। ये सवाल मैं कर चुका हूं, अभी मैंने करवा चुका हूं, प्रधान काजी उसको बनाया गया था। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में, देखो आर्टिकल, अभी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आर्टिकल 40 में। ये डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, ये गांधीवादी दर्शन है। तुंगभद्रा और भीमा कोयना किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन में ये आया था तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। देखो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, कुडाली, वैष्णा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, मूसी और भीमा। ठीक है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, विजयवाड़ा और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, हैदराबाद, और ये जो अपना विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं, अच्छे से याद कर लेना। राजस्थानी भाषा में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, देखो भारत में, पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, उसको राजस्थान में कहा जाता है मावट। क्या कहते हैं, मावट। ये क्या होते हैं, ये जी पश्चिमी विक्षोभ बारिश करते हैं, गेहूं की फसल के लिए बड़े अच्छे होते हैं। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, किसकी फसल के लिए अच्छे हैं, ये गेहूं के लिए। गेहूं हमारे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में बारिश होती है शीतकाल में, वो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ हमारे देश में आते हैं, तब वो बारिश करते हैं, तो उसको राजस्थान में मावट कहते हैं। हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था, हरित क्रांति क्या उद्देश्य था, तीव्र गति, तीव्र कह रहा हूं, अधिक उत्पादन, किसका, खाद्यान्न का, क्योंकि देश की जरूरतों को पूरा करना था। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि भाई ज्यादा से ज्यादा गेहूं चावल उगाएं हम, ताकि देश में जो उस समय समस्या थी कि बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, तो उस समस्या का समाधान, तो खाद्यान्न का अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति का उद्देश्य था। 2011 की जनगणना सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में, ये मिजोरम में। ये अभी मैं करवा चुका हूं सवाल, पहले ये आ चुका है, मिजोरम में 95% एसटी जनसंख्या, ये हो चुका भाई। किसान फसल भरपाई के लिए, देखिए किसानों के लिए सरकार एक तो चलाती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती सरकार, कितनी फसलों पर देती है जी, 23 फसलों पर देती है। और एक फसल को वैधानिक प्राप्त है, गन्ना, गन्ने की फसल है ना, उसको सरकार ने वैधानिक दर्जा दे रखा, ये पैसा तो हम देंगे। इसके अलावा सरकार ने एक भावांतर योजना है। भावांतर योजना क्या होती है, इसमें सरकार कहती है कि जी मार्केट में रेट गेहूं का कितना है, मतलब आलू बालू लगा लो 50 रुपए, सरकारी रेट 70 है, तो बोलता है आप मार्केट में ऐसे बेच सकते हो, 20 रुपए जो गैप है ना वो सरकार आपका पूरा करके देगी। तो भावांतर योजना में क्या है, भाव में जो अंतर आया है उसकी भरपाई सरकार करके देती है। तो फसल के लिए जो कम कीमत किसान को मिल रही है सरकारी रेट के अनुसार हम उसको दिलाएंगे। वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो देखो जी राजशाही थी,
राजशाही का मतलब क्या होता था कि राजा सिस्टम था, है ना, राजा का सिस्टम था। हालांकि शुरू में जो राजा होता था ना वो निर्वाचित होता था कि पब्लिक गणराज्य थे, आपने पता होगा, जैसे गौतम बुद्ध, है ना, शाक्य गणराज्य के थे, लिच्छवी के थे, दूसरे वाले, तो राजा सिस्टम था। धीरे धीरे राजा का पद वंशानुगत हो गया। शुरू में ऐसा नहीं था, जो योग्य था उसी को राजा बनाया जाता था। आपको याद होगा कि महाभारत में जिसके भरत जो राजा थे, उन्होंने के 10 पुत्र थे, लेकिन उनको कोई योग्य बेटा नहीं मिला, तो उन्होंने शांतनु को राजा बना दिया था। भाई योग्य आदमी बनना चाहिए, ये सिस्टम था, तो राजशाही थे। मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं भैया। आप कौन कौन से 3 है? सबसे पहले तो होता है जी कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा होता है? राज्य मंत्री, लेकिन उसका स्वतंत्र प्रभार होता है। प्रभार कैसा? मतलब स्वतंत्र उसको प्रभार मिलेगा। एक होता है राज्य मंत्री, इसकी काम है अन्य मंत्री जो मेन मुख्यमंत्री मेन मंत्री होता है विभाग का, उसकी हेल्प करना। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कबड्डी के मैच की देखरेख में देखो, ये कबड्डी वाला एक सवाल आया था, ये पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं। कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? प्लेयर एक साइड में तो होते हैं 7। तो ये कहता है कितने अधिकारियों की देखरेख में होता है? तो अगर हम आइडिया लगावें, मतलब आइडिया कहता हूं पढ़े, तो देखो एक तो होता है रेफरी, एक होता है रेफरी, हर मैच में होता है। अच्छा, 2 होते हैं अंपायर, 2 क्या होते हैं? अंपायर। अच्छा, फिर क्या है? ये कहता है एक होता है स्कोरर, एक होता है स्कोरर, और 2 होते हैं सहायक स्कोरर। तो टोटल 7 हो गई है ना? 2 3 4 2 7। वैसे तो कितने ही लाओ, लाइनमैन जोड़ लो, पानी पिलाने वाला जोड़ लो, ऐसे भी जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेन होता है रेफरी, अंपायर, स्कोरर और सहायक स्कोर। तो ये 7 हो गई, है ना? ये इसका आंसर है। ठीक है। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ये जी केरल में हुआ था। मोपला कहां हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है। मोपला कौन होते हैं? ये किसान है। ठीक है। कब हुआ था? ये असहयोग आंदोलन के समय। ठीक, 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, जमींदारों के खिलाफ हुआ था। ये 1921 में किसानों ने किया गया था। ये ईमेल का साइन क्या होता है? आप सब लोगों को पता है। ईमेल का साइन ये होता है ऐसे, इसको बोलते हैं ईमेल, है ना? ऐसे बोलते हैं जीमेल, फला दिख रहा है gmail.com, ऐसा @ प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है? देखो ये मनाया जाता है जी दिल्ली में। बहुत ही सुंदर पर्व होता है। कौन सा पर्व? 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाता है? 15 अगस्त के दिन। कहां झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री जी? लाल किले में। 26 जनवरी का क्या हिसाब है? वो भी दिल्ली में ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, है ना? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस किसका दिन है? वो राष्ट्रपति का दिन है। तो इस दिन क्या होती है? इस दिन परेड होती है। इस दिन क्या होती है? इस दिन परेड होती है। ठीक है। तो अब की बार 15 अगस्त के दिन अभी जो गया है, मुख्य अतिथि कौन थे हमारे? ये थे जी इजिप्ट। इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुला रखा था हमने, है ना? एक देशों के राष्ट्रपतियों को बुलाते रहते कि देखो आओ हमारी ताकत देखो, कल को हमें जरूरत पड़ जाए उसकी तो देखो भाई, तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर रखा था। तो इससे देश की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है ना। हार्ड पावर होती है कि बंदूक गोली चलाई आपने मार दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है सॉफ्ट पावर। और भारत सॉफ्ट पावर में बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा खाना पीना, रहन सहन, कल्चर, अगर हम इसको प्रमोट करें तो हमारी सॉफ्ट पावर और ज्यादा प्रमोट होगी। 26 जनवरी को बुलाओ लोगों को भी, देखो उनके, हमारे टैंक देखो, आदमी देखो, हमारे पास सब कुछ है ना? तो कल को कोई बात हुई तो ये राष्ट्रपति हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। बस हमारे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए आदमी, है ना? देखो कौन था? अब्दुल, है ना? अब्दुल फतेह LCC, ये राष्ट्रपति के अब की बार प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, 15 अगस्त के दिन हमने इनको बुला रखा था। एनडीए एकेडमी, ये है जी एनडीए की ट्रेनिंग कहां होती है? खड़कवासला में होती है। ये पुणे के पास है भैया।
है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारी, जो बच्चे 12th के पास एनडीए की परीक्षा पास करते हैं ना, वहां इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, सीडीएस वालों की कहाँ होती है? ये होती है जी अपने देहरादून में, आईएमए में, देहरादून आईएम, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। ठीक है, अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले देखो सिद्धांत है तैरने का सिद्धांत। कौन सा? तैरने का। जैसे किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन, उत्प्लावन होता है तैरना, उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। ये कहता है भाई कोई चीज आपने समुद्र में डाल दिया तो जितना वो हटाता है, वो जो तैरने वाला जो उसका उत्प्लावन बल है, यानी कि तैरने का, उसके द्वारा जो उस विस्थापित पानी किया गया है उसके बराबर होता है। देखो किसी तरल माध्यम में, कोई भी तरल माध्यम, उसमें आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, यानी कि जिसको तैरने में मदद करता है, उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए भार के बराबर होता है। ये हमें किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। इसलिए वो तैरता रहता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको? जहाज। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? एक सवाल आया था नोबेल प्राइज। देखो ये सारी मैंने लिस्ट यहां लगा रखी है, किस किस को किस एरिया में नोबेल मिला है ना। ये मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और पीस में। तो ये इकोनॉमिक्स वाले सारे याद कर लेना है ना। पीस तो अब की बार ईरान में आपको पता हो महिलाओं के खिलाफ चल रहा था, तो उसमें नरगिस मोहम्मदी को पीस प्राइज मिला। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब अच्छे से याद कर लेना, कोई ना कोई अगले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन आया था भी कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखो ये सारे मौलिक कर्तव्य 11 के 11 यहां लिखे हुए हैं मैंने, 11 के 11। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो मौलिक कर्तव्य है ही नहीं। इसमें जैसे लिख रखा है कि भाई भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसमें जो बात नहीं लिख रखी वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माता पिता अपने 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन में डालेंगे, उसको पढ़ाई लिखाएंगे। ये हमारा 2002 में जोड़ा गया था ये मौलिक। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, संपत्ति की रक्षा करनी है ना। दंगे बंगे बच्चे करते रहते हैं, भाई एग्जाम ये ले लो, वो ले लो, या ले लो। शांति से करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो कुछ हो अहिंसा और शांति के साथ होना चाहिए। पीएम किसान योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी? देखिए एक क्वेश्चन आया था कि पीएम किसान योजना किस वर्ष लॉन्च हुई थी। ये हुई थी 24 फरवरी 1900 बोल रहा हूं 2019 को। क्या थी ये? इसमें जी 6,000 रुपए, 6,000 वर्ष लिख रहा हूं, 6,000 रुपए सरकार सीधे किसानों के खातों में भेज रही है ना। अब इसमें 2,000 रुपए और बढ़ा दे, कह रहे हैं कि 8,000 रुपए हो गई है। ठीक है, 3 किस्तों के माध्यम से साल में 3 बार ऐसे टोटल 8,000 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। 6,000 रुपए तो दे ही रही है। तक्षण का अर्थ क्या है? लकड़ी का छीलना। ये मैं करवा चुका हूं, लकड़ी का छीलना वैदिक शब्द है, हो सकता है ये बढ़ई हो, बढ़िया लकड़ी का काम करने वाला। स्लैश एंड बर्न खेती को राजस्थान में क्या कहती है? बताओ भाई। राजस्थान में कहते हैं वालरा। वालरा का है झूम खेती। झूम खेती क्या होती है भाई? झूम खेती क्या होती है? जैसे आप गए, जंगल वंगल साफ करा, पेड़ जला दिए, बढ़िया मिट्टी तैयार कर दी, खेत तैयार कर दिया, फसल बोई, उसमें आप खाद वाद रासायनिक नहीं डालेंगे। उसके बाद 2-3 सालों में फसल, वो खेत हो गया खराब है, दूसरी चले गए, वहां भी पेड़ काटे, तो ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है झूमिंग खेती। तो ये झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं राजस्थान में। जैसे कि छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, झूम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये सारे मैंने लिख रखे हैं, आप इसमें से याद करना, कोई ना कोई अगले एग्जाम में आपके जरूर फंस जाएगी। गंभीरा नृत्य, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गंभीरा नृत्य किस राज्य का है? ये है जी हमारे पश्चिमी बंगाल का। किस राज्य में ही होता है ये? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल के और कौन कौन से नृत्य हैं? दाली व जातरा, दाली जातरा है ना, दुर्गा पूजा, ये नृत्य सॉरी ये त्योहार कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। ओपन एंड ऑटोग्राफी पुस्तक किसकी है? आंद्रे अगासी, टेनिस खिलाड़ी है आंद्रे अगासी। 2009 में उनकी आत्मकथा आई थी। अमेरिका के हैं, यूएसए के, टेनिस खेलते हैं थे, मतलब ये कितना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य था, ये था
कि भाई जो बेटी है, लड़की है, बेटी लिख देता हूं, क्या लड़की, बेटी को क्या क्या करना है, एक तो उसको क्या कहते हैं, मजबूत को, मतलब मजबूत क्या कह रहा हूं मैं मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का उद्देश्य था कि बेटी को सबल बनाना है ना, बेटी को सबसे पहले तो सबल बनाना है ना, सबल बनाना, और उसको है पढ़ाना। ठीक है, बेटी को सबल बनाना यानी कि उसको मजबूत बनाना कि वो अपने को हीन धीन अबला ना समझे। सबसे पहले तो बेटी को बचाना, बचाने का अर्थ क्या होता है कि महिलाओं को जो घर में मार देते हैं, बेटी के खिलाफ जो नकारात्मक एक समाज में भाव है कि लड़की नहीं चाहिए, देख लो सबके माँ है, माँ की इज्जत कोई करता है लेकिन बेटी नहीं चाहिए। माँ की इज्जत आदमी अगर इसलिए करता है क्योंकि एक वो औरत है तो ठीक है, लेकिन इज्जत वो इसलिए करता है क्योंकि माँ उसके काम आती है, उसके कपड़े धोने, खाना बनाना, ये सब करता है। तो इस मतलब का प्यार हुआ आपका, है ना। अगर माँ आपको देखो बगैर मतलब कि आपसे प्यार करती है ना, अगर आप देखो आप नौकरी नहीं लगो तब भी माँ तो माँ ही रहेगी, है ना। समाज ताने मारेगा, नौकरी नहीं लगी अभी तक आपकी, क्या कर रहे हो, लेकिन माँ हमेशा आपका साथ देगी। और हम माँ एक औरत है, फिर भी हम चाहते हैं हमारे बेटी पैदा ना हो। ऐसे इसको है ना, असनीर गौरवर की भाषा में इसको दोगलापन बोलते हैं। तो बेटी को सबल बनाना है और बेटी को पढ़ाना है। पढ़ाने से क्या होगी, वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, जिम्मेवार बनेगी, अपना काम खुद करेगी, कोई उस पर न्याय नहीं कर सकता। हाई याल्डिंग सीड्स, अच्छा फुल फॉर्म पूछिए, मैंने वही बोल दी, हाई याल्डिंग वैरायटी सीड्स। ये क्या थे, ये जी ये बीज वही थे जो हरित क्रांति के समय यूज किए गए थे, है ना। हाई याल्डिंग सीड्स कहां से लेके आए थे इनको, मैक्सिको से लेके आए थे MS स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है, नेताजी। आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है, नेताजी, है ना। इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेशनल आर्मी थी जो हमारी, उसके जो सिपाही थे वो इनको नेताजी कहते थे। नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। पिछली बार सवाल आया था सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, 1939। इसमें आगे आ सकता है इनकी पुस्तक का नाम, देखो उन्होंने पुस्तक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये 1938 में और 1939 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये तो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, है ना, और ये त्रिपुरी में। ठीक, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये थे जी हमारे सवाल, सारे खत्म हो गए हैं पहली शिफ्ट के, है ना। सवाल आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर हमें बताना। हो सकता है कुछ सवाल, है ना, मिस हो गए हों, 1-2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल हो गए हैं, रिलेटेड सवाल ही आने वाले हैं। हो सकता है 1-2 ज्यादा हो गए हों, उसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है, पढ़ लेना, आगे आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और अगले जो एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों का, जिसका भी आगे एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप हमारे वीडियो को लगातार चाहते हैं देखते रहना कि आगे भी नोटिफिकेशन आता रहे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन दे रखा है,